स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 21 जनवरी 2024 की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जुड़ते हैं और प्रयास करते हैं एक नज़र में सब कुछ कवर करने का। इससे पहले मैंने आपके लिए एक मैराथन पार्ट 1 में बनाई हुई है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं या हैं। कथन एक कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। तो जैसे मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया 2 और उसको मैंने दूसरे नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 2, यानी कि मैंने एक संख्या ली और एक दूसरी संख्या ली, दोनों का गुणनफल किया तो देखा क्या मिला, उनमें से जो एक संख्या 2 थी गुणनफल उसके ही बराबर हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरी संख्या और भी ले लूं 2 और अगली संख्या में 3 ले ली, अभी गुणा करेंगे तो 6 मिला, यानी कि गुणा करने पर जो संख्या आएगी गुणनफल आएगा वो किसी संख्या में से एक संख्या के बराबर भी हो सकता है अथवा दोनों संख्याओं से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कहता है कि कथन बी में दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो दो संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक संख्या मान लिया 1 ले लिया और दूसरी संख्या 0 ले ली, क्योंकि दोनों ही पूर्णांक हैं, उनको जोड़ा गया तो मुझे 1 मिला। यानी दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक मिलता है। तो या तो संख्या क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा जोड़ा जाए तो, और या फिर क्या कर सकते हैं उससे अधिक भी मिल सकता है। जैसे कि मैंने एक नंबर यहाँ पर 1 ले लिया और दूसरा मैंने 2 ले लिया तो मुझे क्या मिला, 3 मिला। तो इस प्रकार उससे उसके बराबर मिल सकता है, उससे अधिक भी मिल सकता है। लेकिन उसने बोला है कि सदैव, उसने क्या बोला है कि सदैव, तो हम जानते हैं कि जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो मैंने अब एक +2 ले लिया और एक मैंने -2 ले लिया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो मुझे क्या मिला, -4 मिला, जो कि +2 से भी छोटा है और -2 से भी छोटा है। तो सदैव उससे बराबर या उससे अधिक होगा ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि उससे छोटा भी मिल सकता है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर +2 ले लूँ और यहाँ पर मैं दूसरा इसमें ऐड कर देता हूँ -2, अब अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस जोड़ करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 0 क्या है, 2 से भी क्या है, छोटा हो गया और -2 से बड़ा हो गया। तो ये कहना हमेशा सदैव ठीक नहीं होगा कि वह उसके बराबर या उससे अधिक होगा, उससे क्या हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। तो सदैव लग गया, इसलिए क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट भी गलत और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि असत्य, यानी दोनों आ और बा क्या है, असत्य हैं। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त XY के लघुत्तम समापवर्त का आधा है। यानी इसने बोला कि अगर मैं X और Y का लघुत्तम लूं तो X और Y का जो लघुत्तम होगा वो 7 और 6 के लघुत्तम का 2 गुना होगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो 6 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, और उसका 2 गुना इसलिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया इसका 2 गुना के बराबर। लेकिन XY का लघुत्तम लासा कैसे मिलेगा, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, X गुणे Y, तो लासा निकल करके आ जाता है। तो X गुणे Y बराबर 42 गुणे 2 हो गया। X की वैल्यू 12 दी हुई है तो यहाँ पर मैंने 12 पुट कर ली, 12 पुट करके 42 गुणे 2 हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 12 कटेगा तो 6 आएगा और 6 से 42 कटेगा तो 7 आएगा। यानी Y की वैल्यू कितनी मिली, हमें मिली 7। तो इसका चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। तो सुबह 6 से, भाई 6 था, सुबह 6 से अगर दोपहर 12 बजे तक पहुंचेंगे तो हमें कितने नंबर चलना पड़ेगा, 6 अंक चल करके पहुंचना पड़ेगा। भाई 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहुंचेगा तो उसे 6 अंक चलने पड़ेंगे।
फिर 12 से उसे दोपहर 3 बजे पहुंचना पड़ेगा दूसरी टाइम, तो फिर 12 से 3 पर पहुंचने के लिए फिर 3 नंबर चलने पड़ेंगे। यानी जो टोटल उसको चढ़ना पड़ेगा 6 और 9, 6 और 3 मिलाकर के मतलब 9 नंबर उसे चलने पड़ेगी, 9 संख्याएं चलनी पड़ेंगी। और कोई भी सुई हो, चाहे वो घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे वो सेकेंड की हो, एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए उसको 30 अंश का कोण जो है वो चलना पड़ता है। तो इसको 9 नंबर चलना है जो कि घंटे की सुई है। अब 9 नंबर तक पहुंचना है तो आप देखेंगे कि एक चलने के लिए 30 अंश, तो 9 चलने के लिए 9 त्रिक 27, यानी 370 अंश, 270 अंश का कोण उसे चलना पड़ेगा जो तीसरे विकल्प में है। तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्याओं में हैं का क्षेत्रफल कितना है, 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत ही जरूरी है। और उसको समझ लिया तो इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने उसको AR से डिनोट किया जो कि 24 है। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल सकते हैं, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई में ही तो होता है। तो यहाँ पर 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि 8 गुणे 3 कर सकते हैं तब 24 आ सकता है, या फिर 6 गुणे 4 कर लें तो भी 24 आ सकता है, और या फिर 12 गुणे 2 करें तो भी, और एक स्वयं 24 गुणे 1 कर लें तो उस प्रकार से भी जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो इस प्रकार हम 4 प्रकार से उसको सेटअप कर सकते हैं। तो यानी कि हमारी इसमें क्या होगी, 8 लंबाई मान लिया, 3 चौड़ाई मान लिया, इसमें 6 लंबाई हो गई, 4 चौड़ाई हो गई, इसमें 12 लंबाई 2 चौड़ाई, इसमें 24 लंबाई 1 चौड़ाई हो गई। तो इस प्रकार से हमें इतनी पॉसिबल लंबाई और चौड़ाई देखने को मिल सकती हैं अगर एक आयत का निर्माण किया जाएगा जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा है कि उसका परिमाप नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। अब आप पेरीमीटर जानते हैं कैसे निकालते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुणे लंबाई चौड़ाई पहले के हिसाब से देखेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगी क्योंकि जोड़ना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 22। दूसरे में बात करें तो 2 गुणे फिर लंबाई चौड़ाई, दूसरे में 6 और 4 तो 10 हो जाएगा, जिसको गुणा करेंगे तो परिमाप 20 मिलेगा। तीसरे में 2 गुणे 12 2 14 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर 14 दूना 28 हो जाएगा, और अंत में 24 1 25, इनको 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूना कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर लंबाई अधिकतम होगी, जिस कंडीशन में लंबाई अधिकतम हो या सबसे अधिक हो जाए, जिस भी स्थिति में, या फिर चौड़ाई सबसे अधिक हो जाए, उस स्थिति में जो आयत का परिमाप होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना हो, चाहे वो लंबाई सबसे अधिकतम हो सके या उसकी चौड़ाई सबसे अधिक हो सके, उस स्थिति में जो परिमाप होगा वो आयत का सबसे ज़्यादा होगा। तो आपने देखा कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता आपका 20 22 24 25, 25 यहाँ पर नहीं है, तो 25 जो है तीसरे विकल्प में वही हमारा परिमाप नहीं हो सकता है। तो ये आपका बढ़िया प्रश्न था, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, और उसके आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ जो 800 मीटर की पूरी दौड़ है उसको 100 मीटर के हिसाब से ब्रेक करा गया है, और प्रत्येक 100 मीटर चलने के लिए उसे 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पहले वाले 100 मीटर को चलने के लिए उसे लगे 14 सेकंड। अब अगले वाले पर, एक नंबर पर जब पहले वाले 100 मीटर के लिए चला तो उसे 14 सेकंड लगे। अब अगर दूसरे नंबर वाला जो 100 मीटर होगा उसको चलेगा तो 2 सेकंड और ज़्यादा लगेंगे पहले वाले से, तो 14 से 2 16 हो जाएगा। फिर 3 नंबर, इसमें भी 2 16 से जो ज़्यादा लग जाएंगे तो 18 हो जाएगा। फिर अगले वाले में 20 हो जाएगा। फिर 5वें वाले 100 मीटर में 22 हो जाएगा। इसके बाद 6ठे वाले में 24 हो जाएगा, और उसके बाद 7वें में 26 हो जाएगा, और 8वें नंबर पर जब पहुंचेगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 28 सेकंड लग जाएंगे। इस प्रकार उसकी पूरी दौड़ भी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो समय निकल करके सेकंड में आया इसको जोड़ना होगा, तो ये जोड़ लेते हैं। तो 4 6 10 8 18 18, तो 20 4
24 6 30 8 38, यानी ये आया 8। यहाँ पर जोड़ेंगे 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी मिलाकर के जो टोटल समय निकल करके आया वो 168 सेकंड निकल करके आया। अब हमें मिनट में बदलना होगा क्योंकि जो आंसर दिए हुए मिनट में दिए हुए हैं। तो 60 दूना 120 यानी 2 मिनट तो ये हो गए, 60 से भाग करने पर ही मिलेगा। अब बचा कितना, ये बचा 48 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड उस 800 मीटर की पूरी दौड़ को अनूप को पूरा करने में लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे, उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे, तो प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या है। यदि वह ज्यादा से ज्यादा छूट लेती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए। तो पहले तो जो मोतियों की संख्या है वो सबसे बड़ी सम संख्या 2 अंकों की, जो कि 98 हो गई। अच्छा 98 हो गई, यानी मोतियों की संख्या कितनी 98 हो गई। इसके बाद हमें एक पैकेट की वैल्यू निकालनी है। एक पैकेट की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी। तो पहले समझते हैं भाई, 10 मोती थे एक पैकेट में और एक मोती आधा रुपए का है, तो 1/2 से 10 को गुणा कर देंगे तो आया 5 रुपए। लेकिन जब पूरा पैकेट खरीदती तो 1 रुपए की छूट मिलती, यानी एक पैकेट की जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 4 रुपए। ऐसे खरीदती तो 5 रुपए होती, लेकिन अगर पूरे एक पैकेट खरीदता है 10 मोतियों की तो उसको 1 रुपए की छूट मिलती, यानी पैकेट की कीमत 4 रुपए हो गई। अब 98 तक पहुंचना है, तो अगर 9 पैकेट खरीदेगी तो एक पैकेट में कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 10 9 90 हो जाएंगे। अब उसने खरीदे हैं 9 पैकेट और एक पैकेट उसे जब खरीदा तो 4 रुपए का पड़ा, तो 9 चौको कितना हो गया 36 रुपए, तो 9 पैकेट के हो गए। अभी बचे कितने, अभी बचे 8 मोती, और 8 मोती कितने के, एक मोती आधा रुपए का, तो 8 मोती कितने का हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1/2 से 8 मोती को गुणा कर देंगे तो 4 रुपये आ जाएगा। यानी 8 मोती जो फ्री खुले थे उनके 4 रुपये और एक पैकेट के हिसाब 36 रुपये, यानी टोटल कितना है 24 36 4 40 रुपये टोटल उसको देना होगा। तो इस प्रकार उसको सबसे कम रुपए में इतने मोती मिल जाएंगे। तो उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चाक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों ने एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चाक उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बिज्जू और मिग्गी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा चाक उठाए होंगे। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि हीना के पास मिग्गी से ज़्यादा चाक थे। तो आइए पहला स्टेटमेंट, हीना के पास मिग्गी से ज़्यादा थे, यानी हीना के पास जो है ग्रेटर देन मिग्गी हो गया, ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरा कहता है कि मिग्गी बीना से ज़्यादा चाक इकट्ठा नहीं कर सकी। अब नहीं कर सकी तो मिग्गी बीना से कम पाई होगी, यानी जो बीना होगी उसके पास जो चाक होंगे मिग्गी से ज़्यादा होंगे, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कहती लीना को बीना से कम, लीना को बीना से कम मिले हैं, यानी बीना को ज़्यादा मिले हैं किससे, लीना से, ये तीसरी हो गई। लेकिन मिग्गी से ज़्यादा चाक मिले हैं, लीना को मिग्गी से ज़्यादा चाक मिले, यानी मिग्गी को कम मिले हैं, लीना को ज़्यादा मिले हैं। तो ये हो गया चौथी। और बची 5वीं कंडीशन कि बिज्जू विजेता है, बिज्जू जो है वो विजेता है, लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है। तो अगर हीना दूसरे पे नहीं तो तीसरे या किसी अन्य स्थान पर होगी। तो अब बिज्जू विजेता, तो बिज्जू कौन से नंबर पर आएगा, बिज्जू आ गया पहले नंबर पर, बिज्जू जो आ गई वो पहले नंबर पर आ गई। इसके बाद अब हीना क्योंकि दूसरे नंबर पर है नहीं, अब तो हीना के बाद कौन बड़ा है, क्योंकि हीना के बाद जो मिग्गी है, मिग्गी से बीना बड़ी है, और लीना से भी मिग्गी जो बीना है वो बड़ी है। तो मिग्गी तो अंत में आ जाएगी क्योंकि मिग्गी तो सबसे छोटी है, और मिग्गी से बड़ा कौन है, मिग्गी से बड़ा है लीना, तो मिग्गी से बड़ा लीना हो जाएगा। और लीना से बड़ा कौन हो जाएगा, अब लीना से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा
हीना, और हीना दूसरे पर नहीं तो तीसरी हो गई, और बाकी बचा कौन, दूसरे नंबर पर आ गई बीना। तो दूसरा पुरस्कार किसे मिला इसने पूछा, तो दूसरा पुरस्कार किसको मिला, दूसरा पुरस्कार मिला बीना को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीना। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे सीटेट के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसको भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो तो इसको समझ लेना ताकि आपको करने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होंगी। तो दो दशमलव संख्याओं के बीच आप जानते होंगे कि असंख्य दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर नंबर 4 जो कि असंख्य वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 708 में कितने दहाई हैं, कितने दहाई मतलब 10 हैं। तो आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई और प्लस होता है इकाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप पहले तो 10 गुणे क्या लिख सकते हैं, 708 में 10 गुणे 70 यानी 700 हो जाएगा, और इकाई की जगह पे कितना है 8 है। तो दहाई कितने हुए 10 गुणे दहाई, तो दहाई की संख्या कितनी आई 70 आई। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अब बहुत लोग दहाई के स्थान पर कितने लगा लेंगे, शून्य लगा लेंगे। कितने दहाई है पूछा है, दहाई का मान जो है वो नहीं पूछा है, दहाइयों की संख्या कितनी है ये पूछा है। तो इस दहाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी 78 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है। फिर वह 3-3 के और 7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर जो भी दिया है, जब 2-2 का लगाया तब भी कितना बचा, एक बच गया। जब 3-3 का समूह लगाया तब भी एक बच गया, और जब 7-7 का लगाया तब भी एक बच गया। यानी यहाँ पर से अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ कि कितने आम हैं तो उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, उनकी संख्या निकालेंगे 2-3-7 का एलसीएम, और एक जो बच रहा था उसको भी बाद में जोड़ देंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि टोटल आम कितने थे। तो 2, 3 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 42 हो जाएगा, और प्लस एक इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाले कि आमों की संख्या टोटल कितनी हो गई 43 हो गई। अभी इन 43 आमों को हमें 5 के समूह में व्यवस्थित करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से व्यवस्थित कर देंगे। और जब 5 से व्यवस्थित कर देंगे तो कितना आएगा 5 × 8 = 40, 8 बार में 40 चला जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3। यानी शेष आम कितने बचे, शेष आम 3 बचे जो कि चौथे विकल्प में है। तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि रघु सुबह 9:10 पर स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, यानी कि 9:10 AM पर वो घर से निकलता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यानी स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, उसे लगता है 20 मिनट। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है, तो वह वापस जाता है और कॉपी लेके आता है। तो आधे रास्ते में जब पूरा स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं, तो आधे रास्ते में जब होगा तो जाहिर सी बात है उसे 10 मिनट लग गए होंगे। अब 10 मिनट लग गए, फिर वापस आधे रास्ते से घर गया होगा और लौट करके फिर वहीं पर आया होगा, तो 10 वापस जाने में, और फिर 10 बीच रास्ते में फिर से जहाँ पर था वहाँ पर आने पर 10-20 मिनट लग गया। तो 20 मिनट ये हो गए। अब आधे रास्ते में तो पहुँच ही गया है, अभी आधे रास्ते से स्कूल तक पहुँचना है तो 10 मिनट और लगेंगे। भाई 10 मिनट आधे रास्ते पहुँचा वो हो गया, फिर आधे रास्ते से वापस 10 मिनट के लिए जाएगा, और फिर आधे रास्ते पर वापस आएगा तो 10-20 मिनट हो जाएंगे। अब क्योंकि आधे रास्ते पर पहले से ही है तो आधा रास्ता ही बचा है, तो आधे रास्ते के लिए 20 मिनट और लगेंगे। तो टोटल समय जोड़ लेते हैं, तो टोटल समय जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10, 20 और 40 और ये हो जाएगा 50, यानी ये आ जाएगा 50 मिनट। 9:50 AM हो जाएगा। तो अभी उसने पूछा कि सुई, मिनट की सुई किस अंक पर होगी, तो मिनट वाली सुई ने कितना बचाया 50 मिनट बजाया है, और 50 मिनट बजाने के लिए मिनट की सुई को 10 नंबर पर होना पड़ेगा, तभी मिनट 50 बजेगा। तो इसका जो होगा चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है।
तो माध्यिका निकालने के लिए आप जानते हैं कि पहले दिए गए आंकड़ों को चाहे अवरोही क्रम में लिखो चाहे आरोही क्रम में लिखो, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले दिए गए डेटा को सेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि भिन्न में दी गई है, जिससे कि यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू बड़ा है और किसका वैल्यू छोटा है। तो पहले यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कौन बड़ी और कौन छोटी है। तो इसके लिए मैंने आपको जितने भी क्लासेस पीछे ली उन्हें बताया हुआ है कि आपको जो फ्रैक्शन है उसको चाहे 10 से या 100 से गुणा कर दीजिए, ताकि उसका डिवीजन करने में, भाग करने में आसानी हो जाए। तो मैंने सभी फ्रैक्शंस को 100 से गुणा कर लेता हूँ। तो सभी के फ्रैक्शंस में अंश में मैंने 100 से गुणा कर दिया, ये ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 200/3, यहाँ हो जाएगा 2100/25 और यहाँ हो जाएगा 17/21, तो इसमें भी 2 जीरो। तो यहाँ पर ये हो गया, मैंने 100 से गुणा कर लिया। अभी भाग करने में थोड़ी आसानी होगी, तो भाग करेंगे तो 9 सते 63, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, तो 9 सते 63 यानी 77 दशमलव कुछ भी आएगा। लेकिन हम दशमलव के बाद तक नहीं निकालेंगे, वहीं पर रोक देंगे। अगर अंत में कहीं फंसेगा मामला, समान वैल्यू आने लगेगी, तब हम दशमलव निकालेंगे, नहीं तो यहीं पर रोक करके रखेंगे। फिर 16 से 13 भाग करेंगे तो 16 8 128 हो जाएगा। तो ये हो गया 128 का 8, 16 8 128 8, 2 बचा। फिर से 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो एक बार में चला जाएगा। तो फिर से दशमलव में कुछ बचने लगेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बच गया है, छोड़ देंगे। यहाँ भाग करेंगे 200 को 3 से, तो आ जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18 यानी आएगा 66 दशमलव कुछ भी। फिर यहाँ 25 121 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 25 8 200, 10 बचेगा, 0 लगेगा तो 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25 चौको 100, यानी ये 84 आ जाएगा पूरा कट करके। और यहाँ भाग करेंगे तो 21 8 168 हो जाता है, 21 8 168 और 2 बचेगा, तो 0 दशमलव लग करके कुछ ना कुछ यहाँ भी आएगा। इस प्रकार हमने डिवाइड करके पता कर लिया कि कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई। अब ऑर्डर को सेट करते हैं, तो ये ऑर्डर सेट करते हैं। तो पहली वैल्यू देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है 66 वाली। तो 66 वाली है जो, वो कौन सी है, वो है 2/3 वाली। तो सबसे पहले लिखेंगे 2/3 ये। उसके बाद उससे बड़ी वाली कौन सी होगी, 66 के बाद 77 यानी दूसरे नंबर पर है ये वाली 7/9 वाली, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है वो हमारी हो जाएगी 80 वाली, 80 दशमलव कुछ वाली है, जो कि फ्रैक्शन का मान है 17/21। और इसके बाद हमें आगे जो भी मिलेगा, अब यहाँ पर नंबर्स कितने थे, 1 2 3 4 5, यानी जो माध्यिका निकालना है उसमें नंबरों की संख्या दिए गए आंकड़े कितने हैं, 5 हैं। और 5 होंगे तो मध्यपद ही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो मध्यपद अब हमें कौन सा मिलेगा, 17/21 मिलेगा। तो 17/21 ही हमारा क्या हो जाएगा, इस आंकड़े की माध्यिका हो जाएगी। तो ये एक बढ़िया सवाल था जहाँ पर टोटल कैलकुलेशन आपके से पूछी गई है, यानी बिना कैलकुलेशन की आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह है। तो पहले यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या लेते हैं, जैसे कि मैं 1 लिया, 2 लिया और फिर मैंने लिया 3। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। फिर अगली भी ले लेते हैं, 2 लिया, 3 लिया और यहाँ पर लिया 4, तो 3 2 5 4 9 हो जाएगा। फिर लिया 3 4 और 5 ले लिया, तो 4 3 7 5 12। अब देखेंगे 3 क्रमागत मैंने संख्याएं ली, जिसमें पहले का योग 6, दूसरे वाले का योग 9 और तीसरे वाले का योग 12 आया। अब आप देखेंगे कि 6 3 9 जो भी हैं ये सभी की सभी 3 से डिवाइड होती हैं, यानी ये सभी संख्याएं जो होंगी सदैव, अगर 3 क्रमागत सम संख्याएं लेंगी जो प्राकृत होंगी तो वो 3 से सदैव विभाजित होंगी ही होंगी। तो इसका उत्तर दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदल करके 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपए के 2 नोट मिले, 20 रुपए के 3 नोट मिले, 100 रुपए के 10 नोट मिले, 10 रुपए के 10 नोट मिले, 5 रुपए के 50 सिक्के मिले, 1 रुपए के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के मिले। इस राशि के बदले उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिल सकते हैं। तो पहले जो टोटल वैल्यू है नोटों की उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 रुपए के 2 नोट टोटल वैल्यू बनी
200 रुपये। 20 के 3 नोट तो टोटल वैल्यू मिली 60 रुपये। 10 रुपये के 10 नोट तो टोटल वैल्यू बनी 100 रुपये। 5 रुपये के 50 नोट तो टोटल वैल्यू बनेगी 250 रुपये। और इसके बाद 1 रुपये के 77 सिक्के तो उनकी वैल्यू तो 77 रुपये ही हो जाएगी। और बाकी बचे 98 सिक्के किसके हैं? 50 पैसे। 50 पैसे मतलब आधा रुपया, तो आधा रुपया 1/2 से गुणा कर देंगे तो 2 चौको 8, 2 9 18, यानी ये आ गया 49 रुपये। अब टोटल वैल्यू जोड़ते हैं कितनी होगी, तो 0007, तो ये आ जाएगा 7 और ये 9, 9 7 16 के 6 हासिल 1 आया। उसके बाद 0 6 5 6 5 11, 11 7 18, 18 4 22 और 22 1 23 हो जाएगा। तो 23 का हो गया 3, 2 बचा, तो 2 2 4 1 5 6 7, यानी आया 736। टोटल वैल्यू कितनी बनी सभी को मिला करके 736। अब हमें चाहिए 2 के सिक्के, 2 के सिक्के चाहिए, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर्स मिलेंगे, कितने सिक्के मिलेंगे? 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 8 16, यानी 368 सिक्के उसको 2 रुपए के मिलेंगे। तो दूसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है तो x + y बटा x - y का मान क्या होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम आप जानते ही, विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग। अगर 11 का गुणा जा जाए या शून्य आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देखेंगे विषम पद कितने हैं, 2 6 और 8, ये विषम पद हो गए। सम पद हो जाएंगे 4 और उसके बाद 7 हो जाएगा और फिर x हो जाएगा। तो वही देखते हैं कि यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो 2 4 6 6 2 8 8 16 और ये आ जाएगा 7 4 11 प्लस x। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूँ, कितने दूँ 5 रख दूँ, तो 11 और 5 16 हो जाएगा और 16 को घटाने पर 0 आ जाएगा, यानी x का मान तो पता चल गया कि 5 हो गया। दूसरे में दिया हुआ है कि 3 6 7 1 और y 9 से विभाज्य है। और 9 से विभाज्य कब होता है, जब उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो अंकों को जोड़ते हैं, उनका योग करते हैं। तो 3 6 9 और 9 7 16, 3 6 9 और 9 7 16, 16 17, तो 17 हो ही गया है। और यहाँ पर अगर y के स्थान पर कुछ रख दें जिससे कि संख्या जो योग हो 28 से 9 से कटना प्रारंभ हो जाए, तो 17 में अगर मैं y की जगह पर कितना रख दूँ, y की जगह पर मैं अगर 1 रख दूँ तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1 जोड़ने पर 18 हो जाएगी और 18 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब y का मान क्या मिला मुझे, 1 मिल गया। तो अब हमसे पूछा x + y बटा x - y, तो x + y यानी 5 + 1 मिला करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x - y यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, यानी हमें आंसर क्या मिला, हमें मिला 3/2, जो कि पहले वाले विकल्प में ही, तो पहला वाला विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो वर्ग तो हो नहीं सकता। आयत, उससे पहले समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और पतंग के विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो बाकी बचा आयत। आयत ही एक ऐसा आकृति है जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काट सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच अनुपात 1:5 है। यानी कि अगर यहाँ बात करें तो चौड़ाई को b मान लूँ और आयत का परिमाप आप लोग जानते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो दोनों का अनुपात 1:5 यानी 1/5 हो जाता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5b, इधर गुणा करेंगे तो 2l प्लस 2b हो जाएगा। अब 2b 5b में घट करके 3b हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2l। तो यहाँ से निकालेंगे तो l/b, b को उधर भेज दिया l के नीचे, तो और अब 2 को 3 के नीचे भेज दीजिए, तो 2 को 3 के नीचे भेजेंगे तो 3/2, यानी कि जो अनुपात निकल करके आया किसमें, आयत की लंबाई और
चौड़ाई में। तो अनुपात निकल करके आया 3:2। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो पहले विकल्प में ही मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 97 में कितनी इकाइयां हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए सामान्यतया तो पूछा जाता है कि 7 में इकाई का अंक कितना है, तो इकाई के अगर अंक की बात करता तो कितना होता, 7 होता। लेकिन प्रश्न ने पूछा कि 97 में इकाइयां कितनी हैं, तो 97 में कितनी इकाइयां हैं, एक एक जोड़ेंगे 97 बार, यानी 97 गुणे 1। तो यहाँ पर इकाइयों की संख्या टोटल 97 ही हो जाएगी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो 8 गुणे 6 करेंगे तो यहां से निकल करके आएगा उस आयत का क्षेत्रफल जिसको हमें बनाना है। अभी इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग। तो हमें इस आयत के क्षेत्रफल को उस छोटे से वर्ग वाले क्षेत्रफल से डिवाइड कर देना होगा। तो ये 6 गुणे 8 हो गया जो आयत का क्षेत्रफल हो गया, और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 की घात 2 यानी 4। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। यानी कि 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्गों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 12, जिनसे कि 8 गुणे 6 सेंटीमीटर वाला एक आयत का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल 45 है। तो पहले 6 क्रमागत संख्याएं हम मान लेते हैं, जैसे कि 1 100 हो गई, फिर अगली वाली x+1 हो गई, अगली वाली x+2, फिर x+3, फिर x+4 और उसके बाद x+5। 6 जोड़ना था तो 6 मैंने जोड़ लिया। अब इन 6 को जोड़ने पर योग कितना आता है, 45 आता है। तो अब x 6 बार में है क्योंकि 6 तो 6x हो गया, और 1 से 5 तक को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 4 5 15, यानी 1 से 5 जोड़ा तो ये आ गया 15, 45 के बराबर हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे 45 15 में से घटेगा तो बचेगा 30, और 30 को यहाँ से अगर 1 से 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि x की वैल्यू निकल करके आई 5। अब उसने हमसे पूछा है कि 6 क्रमागत संख्याओं में पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली 3 संख्याएं कौन सी होंगी, पहली तो x ही थी तो वो हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। दूसरी x+1 थी तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगी, और तीसरी x में 2 जोड़ेंगे यानी x की वैल्यू 5, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 7। अब इनके वर्गों का योग पूछा है तो इनका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना होगा, और वर्ग करने के बाद इनको ऐड करना होगा। तो 5 का आएगा 25, और 6 का वर्ग 36, और 7 का वर्ग 49। इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 20 0 हासिल है 2 बचा, और ये हो जाएगा 2 3 5 और 5 4 9, और ये हो जाएगा 9 2 11, यानी कि आंसर आया 110, जो कि पहले वाले विकल्प में है। तो पहला वाला विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसको करना है। तो अगर परिमाप समान है, क्योंकि 100 मीटर की तार है उसी से बाड़ लगाएगी खेत के चारों ओर, तो 100 मीटर जो तार की लंबाई वही क्या बन जाएगा, उस जमीन होगा उसका क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेरीमीटर यानी परिमाप बन जाएगा। और जब परिमाप बन जाएगा, जब परिमाप जो आपका समान हो जाए, परिमाप क्या हो जाए, समान हो जाए, यानी कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब परिमाप कांस्टेंट हो जाता है तो उस स्थिति में जो एरिया होता है, हम किसकी बात करें, एरिया की, तो एरिया जो होगा वो वृत्त का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो होगा वो त्रिभुज का होगा, उसके बाद वर्ग का होगा, और उसके बाद बचा कौन, आयत, आयत का होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर परिमाप समान है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस में मिलेगा, वृत्त में मिलेगा, उसके बाद त्रिभुज में मिलेगा, उसके बाद वर्ग में मिलेगा, उसके बाद आयत में मिलेगा। तो अधिकतम क्षेत्रफल किस में मिलेगा, हमें मिलेगा वृत्ताकार आकृति में।
तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न मैंने अभी आपको इसी सेट में करवाया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जिस भी आयत का जो क्षेत्रफल दिया है उस क्षेत्रफल को अगर हम तोड़ें और उसमें जिस भी सेटअप में हमें लंबाई या चौड़ाई सबसे अधिकतम मिल सके, सबसे अधिकतम, उसी वाले में जो परिमाप होगा सबसे अधिक होगा। तो अगर क्षेत्रफल 60 है तो 60 का सबसे अधिक अगर ब्रेक करेंगे तो सबसे बड़ी लंबाई चौड़ाई कैसे मिलेगी मुझे? 60 गुणे 1 कर दो, तभी लंबाई जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? उस स्थिति में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और उस स्थिति में अगर जो लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाएगी तो परिमाप निकालेंगे तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। अब लंबाई यहाँ 60 हो गई, चौड़ाई 1 हो गई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। 61 को 2 से गुणा करेंगे तो परिमाप निकल करके आ जाता है। तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, यानी यहाँ से निकालेंगे तो मुझे परिमाप मिलेगा 122 सेंटीमीटर, जो कि इन सब में से सबसे ज़्यादा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि एक आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है लेकिन उसकी एक भुजा क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात, दूसरी भुजा कितनी होगी? 60 ही होगी, तभी 60 और 1 को गुणा करके हमें 60 मिल सकता है। तो जिस स्थिति में चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, अधिकतम मिलनी चाहिए, उस स्थिति में जो परिमाप होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। उसमें 3 अंक हैं, तो 3 अंक तो सभी में हैं। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। तो 5 से विभाजित होने वाला हमारा उत्तर हो नहीं सकता। तो पहले वाले में 0 है और 0 5 से विभाजित कर देगा तो 210 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद कहता है कि यह सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है जिसमें 2 में दी गई विशेषता और इसके पहले और आखिरी का अंक का जोड़ जो है बीच वाले अंक के बराबर है। तो पहले और आखिरी का जोड़ 2 और 3 दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। यानी कि दूसरे, तीसरे और चौथे में पहले और तीसरे का जोड़ दूसरे वाले के बीच के बराबर है। तो इस प्रकार से तो अभी उत्तर नहीं मिलेगा। तो यानी वो संख्या उसने बोला कि 2, 3, 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो दूसरी वाली 231 जो कि 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि विषम हो गई, तो दूसरा वाला उत्तर भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे की। अब यहाँ बात करें तीसरे और चौथे की, तो अब इसको देखो 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो अब इसको 7 से विभाजित करके देखो, तो 7 से अगर 132 को विभाजित करके देखते हैं तो देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 7 से डिवाइड करके देखिए, क्योंकि 132 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो बाकी बचा 7, इससे डिवाइड करके आप देख लीजिए। तो 7 कम 7 और यहाँ बचेगा 6 और 6 और उसके बाद कितना आएगा? 62 आएगा। तो यानी जो बचा 132 उसमें 62 आया, 62 जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि 132 भी 7 से विभाजित नहीं होगी। जबकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए थी जो 2, 3 और 7 सभी से विभाजित होनी चाहिए। तो बाकी बची अपने आप कौन सी हो गई? चौथी हो गई। इस प्रकार विकल्प को एलिमिनेट करके, उसको छोड़ करके, हटा करके आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने हमारा इससे पहला वाला जो मैराथन पार्ट 1 दिया है उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर के अच्छे से देख लीजिए। उसमें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए उन्हीं के आधार पर मैंने मैराथन आपको दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात बताइए। यानी नई परिधि और पुरानी परिधि में क्या अनुपात होगा? तो आप जानते हैं कि अगर वृत्त का व्यास को दोगुना करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है किसके? व्यास के। अगर व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो व्यास भी बढ़ेगा। तो पहले अगर नई परिधि की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r होता है ना, परिधि की बात करें तो 2 पाई r होता है। तो 2 पाई, अब नई परिधि जो बनी है तो उसकी त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी, क्योंकि दोगुनी हो गई है। और पुराने वाली की तो 2 पाई r ही रही होगी, क्योंकि पहले त्रिज्या r थी, बाद में जब त्रिज्या व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? ऊपर 2 बचेगा और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। यानी अनुपात मिला 2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला आंसर ही सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको कितने अंक होंगे, ये पूछा है।
तो ऐसा करने के लिए 257 जो है उसको पहले हमें 2 से डिवाइड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। इसमें 2 से ही डिवाइड करना होता है, अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं करना होता है। तो आइए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, एक बच गया। तो जो बचेगा उसको यहाँ पर साइड में हमें नोट करते रहना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब शून्य बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा, फिर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो शून्य। अब ये सब में जो है वो शून्य ही आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर कुछ बचने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 0, यहाँ 2, 0, 2 एकम 2। तो इस प्रकार मैंने इसको काट लिया। अब यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है? लिखने का जो तरीका है वो उल्टा है, इधर से ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, नीचे से 1 लिखेंगे, क्योंकि ये 1 यहाँ पर है। और 1 के बाद कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास ये नंबर से हो जाएंगे। तो 7 नंबर से हो जाएंगे तो इनके पीछे 7 जीरो लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। और ऊपर अंत में कितना बचा था, 1 बचा था, तो इसको भी नोट कर लिया। और इसके पीछे कितना लगाना होता है, 2 लगाना होता है। तो ये हो गया इसका बाइनरी द्विआधारी प्रस्तुतिकरण। तो इसमें कितने अंक हो गए पूरे, 7 जीरो हो गए और 1 ये और 1 ये, यानी टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें कितने, 9 अंक हो गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी करके देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अपर्णा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार अंक लिखे गए हैं। तो वह एक वास्तविक संख्या फेंकती है, वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और कागज पर उन संख्याओं में रंग भरती है जो पासे पर आई संख्या के गुणज हैं। यदि वह संख्या 1 2 5 7 को नहीं रंगती है तो पासे पर आए अंक को पहचानिए। तो पहली बात तो 1 छूट गया, 2 छूट गया, 5 छूट गया और छूट गया 7। तो रंगती किनको है, रंगती उनको है जो कि पासे पर नंबर आता है, उनके गुणज को रंगती है। तो आप देखेंगे कि बाकी बचे 15 12 18 33 42, ये सभी आपके 3 के गुणज हैं, क्योंकि ये सभी अंक जो हैं वो 3 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब पासे पर 3 ही आया रहा होगा, तभी उनके सभी गुणज को उसने रंगा होगा, जैसा कि तालिका में दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। एक तरफ वाहन का प्रकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। किसमें दी गई, भिन्न में दी गई है। फिर नीचे लिखा कि यदि बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का उपयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, जो फ्रैक्शन दिया है उसमें जो हर दिया गया है उस हर की सहायता से हम पहले निकालेंगे कि टोटल नंबर है कितना भिन्न के आधार पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 है, यहाँ 4 है, एक में भिन्न में 3 है और अगले वाले भिन्न में 5 है। एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 5 4 3 और 5, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। अब एलसीएम 60 आएगा तो यहाँ पर इस एलसीएम को 1/5 1/4 1/3 1/5 से सबसे गुणा कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू इनकी आई। तो यहाँ पर 1/5 था, एलसीएम 60 है, इससे गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1/4 है, इसको एलसीएम 60 से गुणा करेंगे तो निकल करके आएगा 15 चौको 60 15 आ जाएगा। यहाँ पर 1/3 है, इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और अंत में बचा 1/5 जिसको 60 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार देखा जाए तो टोटल कितना मिला, 12 15 20 12 मिला। तो कितना हो जाएगा, 12 15 यानी 2 5 7 और 7 2 9, यानी मिला 9। और इधर जोड़ेंगे तो 1 2 3 सॉरी 1 2 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 59। यानी कि यहाँ पर अगर टोटल की वैल्यू देखें, अगर फ्रैक्शन के आधार पर एलसीएम जो लिया तो 60 आया और उससे गुणा किया तो साइकिल निजी वाहन स्कूल बस पैदल सभी का योग करा तो 59 आया। तो बचा कितना,
60 में से 59 चला गया तो 1 बचा, यानी कि जो 1 बचा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बचे विद्यार्थी की बात, क्योंकि यहाँ पर 1 ही तो बचा है और वास्तविकता में कितने बचे हैं, 13 विद्यार्थी बचे हैं। तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू हो जाएगी फ्रैक्शन में जो आई थी उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 13 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू करके मैंने यहाँ पर नंबर्स में चेंज किया एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पर 1 बचा था, वास्तविकता में 13 बचा, तो 1 की वैल्यू 13 के बराबर। तो उसने पूछा किसकी वैल्यू, जो बस का प्रयोग करते हैं। तो बस का प्रयोग कितने करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं हमारे पास 20 लोग। कितने लोग, 20 लोग करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, 20 को, क्योंकि 1 की वैल्यू 13, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 गुणे 20, यानी 13 दूना 26 0, यानी कि 260 ऐसे विद्यार्थी थे जो स्कूल बस का प्रयोग विद्यालय आने जाने के लिए करते थे। तो यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है, यानी परफेक्ट नंबर, यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है, इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर बात करता है किसकी, परफेक्ट नंबर की। तो परफेक्ट के नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर वह होता है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है, हालांकि वो स्वयं संख्या को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल इसने 6 रखा है, मैं पहले 6 को चेक करता हूँ, 6 के गुणनखंड जो इसे सबको विभाजित कर दें इसको, तो 1 से 6 विभाजित होता है, 2 से 6 विभाजित हो सकता है, 3 से 6 विभाजित हो सकता है और स्वयं 6 से भी 6 विभाजित हो सकता है। तो इसने बोला कि स्वयं को छोड़ना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं होता है, तो वो 2 जो 6 है वो छूट जाएगा। बाकी कितने बचे, 1 बचा गुणनखंड, 2 बचा और ये 3 गुणनखंड बचे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी संख्या के खुद के बराबर हो जाता है। तो उन सभी गुणनखंडों का योग जो संख्या के बराबर हो जाता है स्वयं को छोड़ करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक तो कौन सी है, 6 है, एक 6 होती है, दूसरी 28 होती है, तीसरी 496 होती है और जो अगली होती है वो हो जाती है 81 28। इस प्रकार से मैंने 4 याद रखी, आपने भी इनको याद कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि परफेक्ट संख्या कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो इसमें कौन सी नहीं है, 48 जो है वो आपकी परफेक्ट संख्या नहीं है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घन की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो आप जानते हैं जो पेरीमीटर जो परिमाप होता है वो समानुपाती होता है किसके, साइड के, यानी भुजा के। जो एरिया होता है वो समानुपाती होता है साइड के वर्ग के, भुजा के घात 2 के। और जो वॉल्यूम जो आयतन होता है वो समानुपाती होता है भुजा की घात 3 के, साइड क्यूब के। तो यहाँ पर बोला गया कि घन की भुजा को 2 गुना कर दिया गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो सिंपल सी बात है उसकी क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुना कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना किया गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 4 गुना, इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आए फट से आप इस प्रकार से करके इसका उत्तर दे सकते। अगर परिमाप के पूछता तो सीधे क्या हो जाता, 1 गुना ही होता, अर्थात उस भुजा के अनुपात में ही बढ़ता, क्षेत्रफल था उसके स्क्वायर के अनुपात में बढ़ेगा, और अगर आयतन पूछेगा तो उसके क्यूब के अनुपात में, उसके गुने में चला जाएगा। तो यह भी प्रश्न बढ़िया था और इस प्रकार का प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसी संख्या के गुणनखंड डेश होते हैं। तो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने एक संख्या ली थी अभी 6 के गुणनखंड की बात करें तो कितना आया था, 1 आया, 2 आया, 3 आया और स्वयं 6 आया। यानी जिन जिन नंबर से 6 संख्या विभाजित हो जाएगी वे सभी संख्या के गुणनखंड होंगे। तो आप देख सकते हैं गुणनखंड क्या है, उस संख्या से छोटे हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ दिखाया, या तो संख्या के बराबर भी हो सकता है, यानी जो गुणनखंड होगा वो संख्या के बराबर भी हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया संख्या के बराबर या उससे कम, तो यही बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पर गुणज की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं गुणज की बात करूँ तो गुणज 6 के कितने होंगे, 6 का गुणज 6 ही हो जाएगा स्वयं, और फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अप टू डॉट डॉट, मतलब कि अनंत तक।
तो यहाँ पर बात करें, जो 6 के गुणज हैं वे सभी 6 से या तो बराबर होंगे या तो उससे बड़े होंगे, यानी गुणज संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, और जो गुणनखंड होता है वो संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि बताइए इनमें दोनों में क्या अंतर है, तो आपका पहला ऑप्शन ही उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भाग हो जाती है। तो आप जानते हैं अगर कोई संख्या किन्हीं दिए गए नंबरों से विभाजित होती है तो उन सबके एलसीएम से भी वो संख्या विभाजित हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, 16, 20 और 24 का एलसीएम लूंगा और अगर वो एलसीएम से विभाजित हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इनसे विभाजित हो जाएगी। तो मैं पहले इनसे एलसीएम लेता हूं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो। तो मैं यहाँ पर इसको 4 से काटता हूँ। जो 4 से काटूंगा तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। फिर अब अंदर जो संख्या उनका एलसीएम ले लीजिए पहले। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 को जो पहले काटा था उससे गुणा कर दीजिए बाद में, तो एलसीएम हो जाएगा। तो काटेंगे तो 4 छंग 24 यानी एलसीएम निकल करके 240 आया। इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो आप गुणनखंड विधि से काट करके एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बाकी बची संख्या को क्या करना पड़ेगा, 240 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारे पास 1600 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 गुणे 60 से, तो 1 0 0 गया और 4 चौको 16 हो गया, 40 बचा, और 40 6 से विभाजित नहीं होगा, यानी पहला विकल्प तो हो नहीं सकता। दूसरे की बात करते हैं, क्योंकि इसने न्यूनतम पूछा है तो 36 को अब हमें विभाजित करना पड़ेगा 240 का मतलब 4 गुणे 60, यहाँ 0 से 0 गया और 6 से 36 गया तो 36 60 आया, और 4 से 60 जो है 15 बार में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 240 से 3600 विभाजित हो जा रहा है, और इन दोनों में सबसे छोटी भी है। तो इन चारों में से सबसे छोटी भी है, तो जो दूसरा विकल्प है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक शहर का तापमान 9 बजे जब सुबह की बात करें तो 23.5 डिग्री था। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री घटता है, नीचे गिरता है, तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री पर पहुंच गया। यानी कि एक घंटे में बात करें, एक घंटे में तो 0.7 डिग्री घटता है, 23.5 से कहाँ पहुंच गया, 17.2 डिग्री पर पहुंच गया। तो घटाना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि टोटल कितना गिरा है। तो यहाँ पर गिरा हुआ निकाल लेते हैं, घटाने के बाद ये आ जाएगा 6, यानी कि 6.3 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिरा, और एक घंटे में गिरता है 0.7, तो समय कितना लगा, तो 3.6 डिग्री गिरा है। और कितने, एक घंटे में कितना गिरता है 7, तो 0.7 से डिवाइड कर देंगे तो दशमलव से दशमलव जाएगा, और ये आ जाएगा 7 9 63, यानी कि 7 घंटे में, कितने घंटे में, 7 घंटे में सॉरी 9 घंटे में, 9 घंटे में ये टेम्परेचर जो है वो गिर गया 0.7 डिग्री के हिसाब से। 9 घंटे में इसका 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरा। तो अभी समय कितना रहा होगा, तो सुबह जो समय था वो 9 था, 9 घंटे जोड़ा गया, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 3 12, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो दूसरी टाइम के यानी शाम के 6 के कैसा हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो यहाँ पर विकल्प AM में दिए हुए, लेकिन यहाँ AM नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, PM होना चाहिए था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जब कब, जब यहाँ पर PM हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। तो मैं क्या करूंगा, 7 का योग दिया हुआ तो मैं एवरेज निकाल लेता हूं। एवरेज कैसे निकलेगा, योग बटे संख्याएं 7 थी, भाग करेंगे तो 14 7 98, 7 से 98 को भाग करने पर आ जाएगा 14। तो जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है, बीच में आएगा। अब संख्याएं 7 थी तो 3 इसके इस पार होंगी और 3 इसके इस तरफ होंगी। तो यहाँ पर 14 से पहले 12 रहा होगा, 12 से पहले 10 रहा होगा, 10 से पहले 8 रहा होगा। इसने पूछा इस क्रम की तीसरी संख्या, तो इधर लिखने की जरूरत है ही नहीं, राइट साइड वाली, इधर से 1 2 और ये हो गई 3,
यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर तीसरे नंबर की जो संख्या थी वो 12 थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक और 6 दशांश के बराबर है। तो एक तो पूर्ण वैल्यू एक ही रहेगी, दशांश मतलब किसका 6 का, 6 दशांश मतलब 6 का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा कैसे निकालेंगे, 6 से भाग करेंगे। तो एक तो पूरा ही है, 6 को 10 से भाग करेंगे तो 0.6 आएगा और एक और 0.6 को जोड़ने पर 1.6 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो दूसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपसे अगर शतांश पूछता तो आपको क्या करना पड़ता, अब यहाँ पर शतांश की दशांश की बजाय शतांश पूछ लेता तो क्या करते, इस 6 को 100 से डिवाइड करते और फिर उसमें एक पहले था इसको जोड़ते तो क्या आता 0.06 आ जाता, तब ये उत्तर आता। लेकिन इसने दशांश पूछा था इसलिए 1.6 आ गया, शतांश पूछा होता तो तीसरा वाला आ जाता। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे दशांश, शतांश और सहस्त्रांश से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके विषय में मैंने अभी आपको इससे पहले वाला एक प्रश्न करवाया था, तो इसको फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है पहले स्टेटमेंट में कि जो ए है वो 91 का एक गुणनखंड है, 7 जो है वो 91 का एक गुणनखंड है। क्यों, आप जानते हैं कि 91 का एक गुणनखंड जो होता है वो संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। तो 7 सिंपल सी बात है 91 से छोटा है, इसलिए इसका एक गुणनखंड हो सकता है। हालांकि 7 को 91 से डिवाइड करेंगे, जैसे 13 7 91, 13 बार में 7 से काटने पर कट जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 13 117 का एक गुणज है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो गुणा तो होता है वो गुणज स्वयं संख्या के बराबर होता है या तो उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि 13 117 का गुणज है, जबकि 117 का गुणज या तो 117 होगा या तो इससे बड़ा होगा, इससे छोटा यानी 13 तो हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए हो जाए गलत। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि 21 7 का एक गुणज है। हाँ, ये बात तो सही है भाई, अगर 7 का गुणज निकालेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो ये 21 किसका है, देखिए आप देखेंगे 7 का गुणज मिला कि नहीं मिला। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन सही है जो कि दूसरे विकल्प में है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको याद करने की मैं एक तरीका बताता हूँ, हालांकि याद ही करना पड़ेगा इनको। जैसे कि पहले नंबर में पहले 1 से 10 वाले में 4 होते हैं, फिर 11 से 20 में भी 4 होते हैं, फिर 21 से 30 में 2 होते हैं, फिर 31 से 40 में 2 होते हैं, उसके बाद 3 2 2 1 3 2 और 1। इस तरीके से मैंने इसको याद कर रखा है। हर लाइन के नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं कि पहले वाले में 4, दूसरी लाइन में 4, तीसरी लाइन में 2, चौथी लाइन में 2, पांचवी लाइन में 3। इस प्रकार से आप भी इसको याद कर लीजिएगा भाई। 4 4 2 2 3 2 2 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 1। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए और मुझे लगता है एक बार याद कर लेंगे तो आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा। और याद रहेगा तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा कि किसमें कितनी है, गलती भी नहीं होगी। इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर आप भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आपका नंबर गया। तो यहाँ से 20 से 40 मतलब कि 21 से 30 वाली और 31 से 40 वाली 2 नंबर में, यानी तीसरे वाले नंबर में 2 आया और चौथे नंबर में 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि पहले वाले में 20 से 40 में जाएंगे तो हमें 4 नंबर अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 30 से 50 में देखेंगे, 30 से 50 मतलब कि चौथी और पांचवी लाइन। तो चौथी लाइन में आपको कितने मिले, देखें 2 मिले कि नहीं मिले, ये मिले 2, और उसके बाद पांचवी लाइन में 3 मिले, तो 3 2 कितने हो गए, 5 हो गए। फिर 40 से 60 यानी कि 50 नंबर वाली लाइन और 60 नंबर वाली लाइन, यानी कि 40 से 50 मतलब पांचवी लाइन छठी लाइन। तो पांचवी लाइन में 3 आपको मिलेंगे, छठी लाइन में आपको 2 मिलेंगे, तो 3 2 5 इसमें भी हो जाएंगे। इसी प्रकार 70 और 80 वाली लाइन यानी 7वीं 8वीं, तो 7वीं 8वीं में आप देखेंगे कितने मिलेंगे, 7वीं और 8वीं, तो ये हो जाएगा। इसमें भी 5 हो जाएंगे 7वीं 8वीं की बात करें तो यहाँ पर हाँ, यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहले वाले विकल्प में आपको सबसे कम अभाज्य संख्याएं देखने को मिल रही हैं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से याद रखिए तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा और इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट
मिलने वाला, क्योंकि इसमें पूछ लेता है कि इसमें कितनी संख्या होंगी, कि 31 से 40 में कितनी होंगी। तो सीधा आप नंबर याद रखिए कि किस लाइन में कितने, फट से आप टिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जल्दी से आपका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल कितना है, 8 है, तो भाज्य क्या होगा। ऐसा प्रश्न पिछले हमेशा से पूछा ही जाता आया है, किसी में नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर ये सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो कई से में पूछा भी गया, तो ये करते हैं। तो करने का तरीका क्या है, भाजक जो है, भाजक का 4 गुना कौन है, भागफल है, और जो भाजक का 1/4 है कौन, शेषफल। शेषफल भाजक का 1/4 है। तो यहां से अगर मैं भाजक निकालना चाहूं तो कितना निकल करके आएगा, शेषफल का 1/4, शेषफल भाजक का 1/4 है। या ये कह सकते हैं कि भाजक शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल है कितना, 8, उसका करेंगे 4 गुना, तो हमें मिलेगा भाजक, जो कि निकल करके आया 32। अभी उसने पूछा कि भागफल जो है भाजक का 4 गुना है। तो यहाँ से अगर हम क्या निकालें, यहाँ से भागफल निकालें तो क्या करना पड़ेगा, हमें भाजक का 4 गुना करना पड़ेगा। तो भाजक यानी 32, जिसका करेंगे 4 गुना, तो निकल करके आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 128 निकल करके आया। अब उसने भाज्य पूछा था, तो भाज्य जो होता है वो क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक निकल करके आया 32, भागफल 128, भाजक 32 और प्लस शेषफल कितना, शेषफल तो 8 उसने दे के ही रखा था, तो ये 8 हो गया। इसको गुणा करना पड़ेगा, तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो 128 को 32 से गुणा करना पड़ेगा। 2 8 16, 6, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 कम 2, 3 8 24, 2 बचा, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 1 कम 3। यहाँ गुणा करेंगे, 6 आया, 5 4 9 आया, 0 आया, ये 4 आया, और हासिल 8 इसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4104 आ जाएगी, जो कि चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यही थे हमारे अब तक के सारे प्रश्न जो हमने इंपॉर्टेंट लगे उनको आपसे साझा किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।